सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चली रहेगी साहब। आज हम करते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। आपको पता है यहाँ से 1 या 2 नंबर जरूर आते हैं और हमारा गलत भी हो जाता है साहब। ये मेरी गारंटी रहेगी साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, पहला प्रश्न क्या बनता है कि गुप्त वंश के बाद हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ? किस वंश का उदय हुआ? गुप्त वंश के बाद हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ? वो हुआ था पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश का। सर, इसका दूसरा नाम भी है क्या? इसका दूसरा नाम है वर्धन वंश। क्या नाम है? वर्धन वंश है। ठीक है सर। सर, किसने की पुष्यभूति वंश की स्थापना? वर्धन वंश की स्थापना किसने की? वो की पुष्यभूति ने। ठीक है सर। सर, कब की? 6वीं शताब्दी में की। 6वीं शताब्दी में की। ठीक है सर। सर, हम कैसे मान ले गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश आया हरियाणा के अंदर? हम कैसे मान ले? देखो, आप मानोगे ऐसे कि यहाँ पर स्रोत मिले हैं। कुछ स्रोत है जो हमें बताते हैं गुप्त वंश के बाद हरियाणा में पुष्यभूति वंश वर्धन वंश की स्थापना हुई। देखो, पहला स्रोत क्या है? अयोल अभिलेख। ये किसका अभिलेख है? ये पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है सर। अगला स्रोत क्या है? अगला है राजतृंगिणी। सर, ये पुस्तक है राजतृंगिणी। एक पुस्तक है किसकी? कलहन की पुस्तक है। ठीक है सर। अगले है एक कवि है, बाण भट्ट कवि है, उसकी पुस्तक है। कौन सी है? हर्षचरित और कादम्बरी। उसकी पुस्तक है कादम्बरी। ठीक है सर। किसकी है? बाण भट्ट की है। ठीक है सर। एक चीनी यात्री भी हुए थे। एक चीनी यात्री भारत में आए थे। कौन आए थे? ह्वेनसांग। उसकी पुस्तक कौन सी है? सीयू की है। ह्वेनसांग की है। देखो, पुलकेशिन द्वितीय का अयोल अभिलेख, कलहन की पुस्तक राजतृंगिणी, बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी, ह्वेनसांग की पुस्तक शिवयुकी से हमें यह पता चलता है कि गुप्त वंश के बाद हरियाणा में पुष्यभूति वंश वर्धन वंश की स्थापना हुई। कब हुई? 6वीं शताब्दी में हुई। ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है कि पुष्यभूति वंश का प्रमुख राजा कौन होता था? प्रमुख राजा कौन था पुष्यभूति वंश का? वो था प्रभाकर वर्धन। कौन था? वो प्रभाकर वर्धन था। ठीक है सर। वो प्रभाकर वर्धन था। अगला प्रश्न क्या बनता है कि थानेसर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? थानेसर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने करवाया। किसने? पुष्यभूति ने। अगर आपसे पूछा जाए पुनः निर्माण किसने करवाया थानेसर के शिव मंदिर का? वो करवाया सदाशिव ने। ठीक है सर। वो करवाया सदाशिव ने। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, पहले हम इसको रफ कर देते हैं फिर बताएंगे। ठीक है सर। देखो, अगला प्रश्न है प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती था। ठीक है सर। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी साहब। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। ठीक है सर। बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन था। देखो, राज्यवर्धन था। ठीक है सर। और बेटी का नाम था राजश्री। और छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि राजश्री की शादी किसके साथ होती है? किसके साथ होती है? कनौज का शासक ग्रह वर्मा के साथ इसकी शादी होती है साहब। कनौज का शासक ग्रह वर्मा के साथ किसकी शादी होती है? राजश्री की शादी हो जाती है। ठीक है सर। पहले हम मैप में कर लेते हैं कि कनौज कहां पर है, थानेसर कहां पर है। ठीक है सर। देखो, ये हमारा हरियाणा है। ठीक है सर। ये हरियाणा है। यहाँ पर किस वंश का शासन था? किस वंश का? वर्धन वंश का। किस वंश का?
वर्धन वंश का। और यहाँ पर एमपी है, एमपी है, एमपी नहीं साहब यूपी है, यूपी में कनौज है, यूपी में कनौज है। पहले हम यूपी को कनौज बोलते थे। यहाँ का शासक कौन है? ग्रह वर्मा है। कौन है? ग्रह वर्मा है। तो किस वंश का है? मोरखी वंश का है, मोरखी वंश का है। हर्षवर्धन की बहन की शादी किसके साथ होती है? ग्रह वर्मा के साथ होती है, जो किस वंश का था? मोरखी वंश का था। कहाँ का शासक था? कनौजिया शासक था। ठीक है सर, ये हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पर मालवा है, यहाँ पर मालवा है। मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त है। कौन है? देवगुप्त है। ठीक है सर, यहाँ पर हमारा पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ का शासक कौन है? यहाँ का शासक कौन है साहब? गोंड जाति का शासक है शशांक। कौन है? शशांक है। ठीक है सर, देखो अब बात शुरू होती है यहाँ से। देवगुप्त और शशांक आपस में मित्र है, आपस में मित्र है। ठीक है सर, और देवगुप्त की दुश्मनी ग्रह वर्मा के साथ है, देवगुप्त की दुश्मनी ग्रह वर्मा के साथ है। देवगुप्त का मित्र शशांक है। ठीक है सर, देखो ये हमारा हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहन राज्यवर्धन की बहन की शादी ग्रह वर्मा के साथ हो जाती है। ठीक है सर, और देवगुप्त की दुश्मनी ग्रह वर्मा के साथ है। पहले इतनी बात क्लियर है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन के टाइम पर, प्रभाकर वर्धन के टाइम पर थानेसर पर एक हमला हो जाता है, हमला हो जाता है। उस हमले को दबाने के लिए कौन जाते हैं? राज्यवर्धन जाते हैं। जब हमला दबाकर वापस आते हैं राज्यवर्धन, तो उसको पता चलता है कि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। ये बुढ़ा आदमी है और बीमार चल रहा होता है, और जिसकी बीमारी के कारण इसकी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और अब राजा कौन बनेगा? अब राजा कौन बनेगा? बड़ा पुत्र बनेगा, राज्यवर्धन बनेगा। राज्यवर्धन राजा कब बना? 705 में बना। कब बना? 705 में बना। और इसकी माता थी यशोमती, ये इसने जल समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? जल समाधि। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है पहले के जमाने में ऐसा होता था, अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह जल समाधि ले लेती थी। ठीक है सर, जल समाधि ले लेती थी। अगला प्रश्न क्या बनता है कि राज्यवर्धन राजा बनता है 705 में। इसको पता चलता है कि इसके बहन के पति ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है। इसको बाद में पता चलता है, गद्दी पर बैठने के बाद इसकी बहन के पति ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है। करता कौन है? देवगुप्त। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। इस बात का पता किसको चला? राज्यवर्धन को चला। और राज्यवर्धन ने किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया। किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया। ठीक है सर, और देवगुप्त का मित्र कौन था? शशांक था। शशांक ने किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। अब राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा हर्षवर्धन। अब राजा कौन बनेगा? हर्षवर्धन बनेगा। ठीक है सर, हर्षवर्धन राजा बनते ही इसने क्या किया? शशांक को मार दिया। किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। और कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया और कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया, और अपनी बहन को सती होने से बचा लिया। क्योंकि से पति की मृत्यु हो गई, राजश्री के पति की ग्रह वर्मा की, तो वो सती होगी, और इसलिए हर्षवर्धन ने अपनी बहन को सती होने से बचा लिया और अपने भाई के मौत का बदला भी ले लिया, और कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। पहली राजधानी थी थानेसर, दूसरी राजधानी है कौन सी? कनौज है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है सर, देखो इससे पहले एक प्रश्न और बनता है कि शशांक ने किस वृक्ष को कटवाया? किस वृक्ष को कटवाया? बोधि वृक्ष को कटवाया। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक ने कटवाया। कहां पर कटवाया? बिहार में कटवाया। ठीक है सर, बिहार में कटवाया। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है कि शशांक किस धर्म को मानता था? किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को? शैव धर्म को। ठीक है सर, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में
हर्षवर्धन राजा कब बना? राजा कब बना? 606 में, और इसका भाई राजा बना था 605 में। ठीक है सर। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 में। 590 हर्षवर्धन का जन्म हुआ था और 606 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है सर। 606 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कितनी उम्र में हर्षवर्धन राजा बन गया था? 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बन गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 में इसकी मृत्यु हो गई थी। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब है कि हर्षवर्धन राजा कब बना? 606 में बना। जन्म कब हुआ? 590 में हुआ। मृत्यु कब हुई? 647 में हुई। कितनी उम्र में ये राजा बना? 16 साल की उम्र में ये राजा बना। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? प्रधानमंत्री का, पीएम का वो बंडी था। क्या नाम था? बंडी नाम था साहब। ठीक है सर। हर्षवर्धन के घोड़े का सेनापति कौन था? हर्षवर्धन के घुड़सवार का सेनापति कौन था साहब? सेनापति कौन था साहब? वो कुंतल था। कौन था? कुंतल था। दोबारा लिख देता हूं मैं, कुंतल था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, देखो कि गज सेना का प्रधान कौन होता था? गज सेना का मतलब है हाथी सेना का सेनापति कौन होता था? प्रश्न ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कौन था? सिकंदर गुप्त था। कौन था? सिकंदर गुप्त था। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये बनता है कि हर्षवर्धन का सेनापति कौन था? सेनापति पूछा जाए, सेनापति कौन था? सेनापति था सिंहनाद। कौन? सिंहनाद था। कौन था? सिंहनाद था। ठीक है सर। देखो हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ, 606 में राजा बना, 647 में मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन का सेनापति सिंहनाद था। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री बंडी था। हर्षवर्धन के घोड़ों का सेनापति कुंतल था और हर्षवर्धन के गज सेना का सेनापति सिकंदर था। ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी थी? हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी थी? हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक थी 3। इसकी पुस्तक थी 3। पढ़ोगे नहीं तो रोगे, पढ़ोगे नहीं तो रोगे। ये हमारी ट्रिक है जो हमें बता देगी कि हर्षवर्धन की पुस्तक कौन कौन सी है। देखो पहली है प्रियदर्शिका, पहली है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की रचना है। पी से प्रियदर्शिका, एन से नागानंद, आर से रत्नावली। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि हर्षवर्धन के कवि का नाम क्या था? दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। और इसकी बाणभट्ट की पुस्तकें कौन सी है? इसकी है हर्षचरित है। हमेशा याद रखना, हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है, ना कि हर्षवर्धन की। हर्ष है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर्षवर्धन की पुस्तक है। हर्षचरित किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक है। ठीक है सर। अगली है पार्वती परिणय, ये किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की है। तीसरी है चंडी शतक, ये किसकी पुस्तक है? ये बाणभट्ट की पुस्तक है। ठीक है सर। हर्षचरित है, पार्वती परिणय है, चंडी शतक है। चौथी पुस्तक हमारी इसकी कादम्बरी है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो आज मुझे ना थोड़ी खांसी है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, खांसी है तो देखो कवि है बाणभट्ट। ठीक है सर, इसकी पुस्तक है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री हवेन सांग आया था। ठीक है सर। हवेन सांग आया था। कहां पर आया था? बिहार में आया था। कहां पर आया था? बिहार में आया था। किस विद्यालय में आया था? आपसे पूछा जाएगा किस विश्वविद्यालय में आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में। सर क्या करने के लिए आया था? क्या करने के लिए आया था? बौद्ध की शिक्षा लेने के लिए आया था। हवेन सांग चीनी यात्री बिहार में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आया था।
बौद्ध की शिक्षा लेने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी। किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा ह्वेनसांग भारत में कब आया था? भारत में कब आया? 629 से लेकर 647 तक ये भारत में रहा। 629 में ह्वेनसांग भारत में आया। गया कब? 647 में गया। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा ह्वेनसांग है जो, ये हरियाणा के अंदर कब आया? हरियाणा के अंदर कब आया? 634 से लेकर 645। कहने का मतलब ये है कि ह्वेनसांग हरियाणा के अंदर 634 के अंदर आया और 645 के अंदर ये हरियाणा से चला गया। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को हम क्या क्या कहते हैं? हर्षवर्धन का उपनाम क्या है? शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य नाम है। शिलादित्य कहते हैं, तीर्थ सम्राट कहते हैं, तीर्थ सम्राट कहते हैं। ठीक है सर। शिलादित्य हम किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को कहते हैं। तीर्थ सम्राट हम किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को कहते हैं। और यात्रियों का राजकुमार हम किसे कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार हम किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को कहते हैं। इसकी पुस्तक कौन सी है? सीयू की है, जो हमें बताती है कि 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश का शासन था। ठीक है सर। ये हमें बताती है। और जो हमारी हर्षचरित पुस्तक है बाणभट्ट की है, यह क्या बताती है कि कुरुक्षेत्र का बाणभट्ट की जो हर्षचरित पुस्तक है, यह क्या बताती है? कुरुक्षेत्र का नाम इसने क्या बताया है? श्रीकंठ जनपद बताया है। श्रीकंठ जनपद बताया है। हर्षचरित पुस्तक में कुरुक्षेत्र का नाम क्या बताया गया है? श्रीकंठ जनपद बताया गया है। श्रीकंठ जनपद बताया गया है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, पहले हम इसको रख कर देते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न देखो, हर्षवर्धन का और वर्षिज पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध कहां पर हुआ? हर्षवर्धन वर्षिज पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध कहां पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर कब हुआ? 632 में हुआ। कब हुआ? 632 में हुआ। और इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है? एओल अभिलेख में मिलती है, जो कब मिला? 634 में मिला। ठीक है सर। देखो आपको कई किताबें क्या दिखाएंगी कि हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ। कब हुआ? 634 और 35 में दिखाएंगे आपको पुस्तकें, लेकिन हुआ कब था? 632 में हुआ था। और अभिलेख 2 साल के बाद मिला था। कहने का मतलब ये है कि 634 में मिला था, जो हमें बताता है कि हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे। ये हमारा भारत है साहब, ये हमारा भारत है। और यहाँ पर दक्षिण भारत में किसका शासन था? दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। और हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होने के बाद जब पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे, जब इसने एक उपाधि धारण करी थी, परमेश्वर की उपाधि किसने धारण करी? पुलकेशिन द्वितीय ने करी। किस युद्ध के बाद? हर्षवर्धन वर्सेज पुलकेशिन द्वितीय का जो 632 में युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद। ठीक है सर। उपाधि धारण करी परमेश्वर की। अगला प्रश्न क्या बनता है कि हर्षवर्धन हर 5 साल के बाद अपना सारा धन दान कर देता था और इसके लिए एक सभा बुलाता था। उस सभा को हम क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद कहते हैं। हर्षवर्धन हर 5 साल के बाद अपना सारा धन दान कर देता था और एक सभा बुलाता था, और उस सभा का नाम क्या होता था? महामोक्ष परिषद होता था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? एक बार आज तो ज्यादा खांसी हुई है। देखो
एक बार हर्षवर्धन ने एक सभा कहां पर बुलाई, एक बार हर्षवर्धन ने एक बार सभा कहां पर बुलाई, कनौज में बुलाई, वरना हर बार क्या कहां बुलाता था, प्रयागराज में, प्रयागराज में। देखो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन हर 5 साल के बाद अपना सारा धन दान कर देता था प्रयागराज में, और प्रयागराज में एक सभा बुलाता था, उस सभा को हम क्या कहते हैं, महामोक्ष परिषद कहते हैं। एक बार हर्षवर्धन ने कनौज में सभा बुलाई, एक बार कनौज में बुलाई, हर बार बुलाता था प्रयागराज में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न देखो कि हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था, हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था, वो मानता था बौद्ध धर्म को, किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था, महायान शाखा को मानता था। और आपको पता है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था, महायान शाखा और हीनयान शाखा, हीनयान शाखा में, और हर्षवर्धन महायान शाखा को मानता था और हीनयान शाखा को नहीं मानता था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं कहां से मिली, हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं कहां से मिली, सोनीपत से मिली, कहां से मिली, सोनीपत से मिली। ठीक है सर, हर्षवर्धन के टाइम पर सिंचाई के साधन को हम क्या कहते थे, क्या कहते थे, तुला यंत्र कहते थे, तुला यंत्र। हर्षवर्धन के टाइम पर सिंचाई के साधन को हम क्या कहते थे, तुला यंत्र कहते थे। हर्षवर्धन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा बजाते थे, वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा है। और जो अकबर महान थे साहब वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वो बजाते थे नगाड़ा। अकबर महान बजाते थे नगाड़ा, हर्षवर्धन बजाते थे वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। और हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में राजा बन गए थे और अकबर महान 13 साल की उम्र में राजा बन गए थे और नगाड़ा बजाते थे। और हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में राजा बन गए थे और वीणा बजाते थे। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है, देखो अगला प्रश्न है सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र कौन सा होता था। हर्षवर्धन के टाइम पर सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र कौन सा होता था, वो होता था मथुरा। मथुरा कहां पर है, यूपी के अंदर। कहां पर है, यूपी के अंदर। ठीक है सर, अगला प्रश्न देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने बात करी थी कि यशोमती जो हर्षवर्धन की माता है, इन्होंने जल समाधि ले ली थी। कहने का मतलब है जब एक स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह सती धारण कर लेती है, मतलब जल समाधि ले लेती है। ठीक है सर, प्रश्न ये है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, किसने लगाई, राजा मोहन राय ने, राजा मोहन राय ने लगाई। सर कब लगाई, 1829 में लगाई। सर किसके शासन काल में लगाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लगाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लगाई। देखो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो प्रभाकरवर्धन की पत्नी थी, हर्षवर्धन की माता थी यशोमती, इन्होंने जल समाधि ले ली थी। पहले कैसा होता था कि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह जल समाधि ले लेती है, सती धारण कर लेती है। लेकिन इस पर रोक किसने लगाई, राजा मोहन राय ने लगाई। कब लगाई, 1829 में लगाई। किसके शासन काल में लगाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लगाई। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि वर्धन वंश के बाद कुशवंती वंश के बाद हरियाणा में किस वंश का उदय हुआ, किस वंश का उदय हुआ, वह हुआ प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ वर्धन वंश के बाद हरियाणा में। इसका गुर्जर प्रतिहार, देखो गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ किस वंश के बाद, किस वंश के बाद, वर्धन वंश के बाद। ठीक है सर, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है कि हर्षवर्धन के राजकीय वेद का नाम क्या था। हर्षवर्धन के राजकीय वेद का नाम क्या था, सुसेन नाम था साहब। क्या नाम था, सुसेन नाम था। ठीक है सर, देखो जितने भी प्रश्न हमारे
कुशभूति वंश से बनते थे, वर्धन वंश से बनते थे। हमने वो सारे के सारे कर लिए सब। अगर आपको हमारे क्लास अच्छे लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।